नमस्कार साथियों। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी चेतना मंच का। चेतना मंच किस्से, कहानियाँ, कविताएं, जिन्होंने मुझे एक बार फिर आप सबसे जुड़ने का मौका दिया। मैं हूँ शिल्पा मेहता, एक शिक्षिका, लेखिका, कहानी वाचक यानी स्टोरी टेलर। बचपन से ही मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। छोटी कहानियाँ लिखना पसंद करती हूँ। मेरी लिखी हुई हिंदी और इंग्लिश की कहानियाँ कई एंथोलॉजीज में पब्लिश हुई हैं। मैंने प्राइमरी क्लासेस के लिए एकेडमिक बुक्स भी लिखी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में 2 दशक तक एमबीए और बीबीए को पढ़ाने के बाद मैंने अपनी सहज रचनात्मकता और स्वाभाविक कहानी सुनाने सुनने के प्रेम के चलते स्टोरी टेलिंग की ओर कदम बढ़ाया और उसी को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लिया। मुझे लगता है कि कहानी सुनना सुनाना ये एक कला है। हम इससे किसी से भी जुड़ सकते हैं और ये लोगों से जुड़ने के लिए एक बहुत ही जादुई माध्यम है। हिंदी और अंग्रेजी में सभी उम्र के श्रोताओं को कहानी सुनाना मैं पसंद करती हूँ। मेरा अपना यूट्यूब चैनल है शिल्पा स्टोरी रैक, जहाँ पर बच्चों से लेकर बड़े तक मेरी कहानियों का आनंद लेते हैं। आप मुझे विभिन्न ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोरी टेलिंग आयोजनों में कहानियाँ सुनाते हुए देख सकते हैं। मेरे कार्यों के बारे में और जानने के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल शिल्पा स्टोरी रैक से जुड़ सकते हैं। आज मैं आपको मेरी ही लिखी हुई 2 कहानियां सुनाने जा रही हूं। तो पेश है पहली कहानी, प्रायश्चित। मैडम जी, कॉफी। कॉफी का मग मेरी मेज पर रखकर सावित्री बाई वहीं नीचे बैठ गई। सावित्री बाई, बेड नंबर 5 के मरीज का क्या हाल है? होश आया या नहीं? मैंने धीरे से पूछा। अभी कहाँ मैडम जी, वहीं से तो देखती आ रही हूँ। लेकिन आप यहाँ कब तक बैठी रहेंगी? जब उस बिटिया को होश आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। रात के 2 बज गए हैं, ठीक से हो जाएगी ठीक। आप थोड़ी देर सो लीजिए। नहीं सावित्री बाई, नींद नहीं आ रही। मैं ठीक हूँ, यहीं बैठी हूँ। थोड़ी देर निस्तब्धता बनी रही। हॉस्पिटल के इस कक्ष में हम दोनों के अलावा बस आईसीयू और इमरजेंसी अटेंड करने वाले स्टाफ को छोड़कर लगभग सभी अलसाए से पड़े थे। मरीजों के तीमारदार भी लगभग सो गए थे, पर मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैडम जी, एक बात पूछूं? पूछो। ये 5 नंबर वाली बिटिया से आपका कोई खास रिश्ता है क्या? खास से तुम्हारा क्या मतलब है? हम डॉक्टर हैं और हम जो सब मरीज हमारे लिए एक समान है, बराबर है। वो तो ठीक है मैडम जी, पर इस लड़की के लिए मैंने आपकी आंखों में एक अलग ही दर्द देखा है। सावित्री बाई ठीक कह रही थी। आज शाम 5 बजे इस लड़की का जो केस आया, उसने मुझे हिला कर रख दिया। नींद की ढेर सारी गोलियां खाकर इस लड़की ने मरने की कोशिश की थी, पर ऐन वक्त पर मां को शक हुआ और इसे अस्पताल ले आई। आज दोपहर में ही हाई स्कूल का रिजल्ट निकला था। मैडम जी, एक तो बात बताइए, जे बिटिया ने ये इतनी सारी नींद की गोलियां काहे खा ली? कोई ऊंच नीच हो गई थी क्या? फुसफुसाकर सावित्री बाई ने पूछा तो मैंने उसे घूर कर देखा। वैसे सावित्री बाई सच कह रही थी। एक वक्त ऐसा था जब कुंवारी लड़कियां आत्महत्या करती थीं तो इसके पीछे लोग एक ही वजह मानते थे, पर यह समस्या धीरे धीरे कम होती चली गई। सह शिक्षा और विज्ञान के कारण चेतना जागी, परंतु इधर कुछ सालों से किशोर व युवा आए दिन मौत को गले लगा रहे हैं। प्रगति के साथ साथ जीवन में तनाव भी आ गया है, जिसे आजकल की पीढ़ी झेल नहीं पा रही है। मैडम जी, कॉफी ठंडी हो रही है। मैंने कॉफी का मग उठा लिया। कॉफी ठंडी हो गई थी, लेकिन मेरे अंदर का लावा दबदबा रहा था। वो अभी तक ठंडा नहीं हुआ था। बार बार एक ही आवाज, एक ही चित्र मेरे अंदर उभर रहा था। तनु, तनु। इससे 2 वर्ष ही तो बड़ी थी मेरी बेटी।
18वां जन्मदिन था। क्लिनिक से जल्दी जल्दी काम निपटाकर जब मैं घर पहुंची तो देखा तनु एक बड़े से एक्वेरियम में मछली को खाना डाल रही है। मुझे देखकर थोड़ी सहम गई। ये क्या है? और ये क्या लेकर आई हो तुम? कहां से लाई हो? मम्मी, मैंने इसे खरीदा है। आपसे कहा था ना, पर मुझे लगा आपके पास टाइम नहीं है तो मैं खुद लेकर आ गई। बेवकूफ लड़की, तुम्हारा इस साल बोर्ड एग्जाम है। 1 महीने बाद तुम्हारा पेपर है। मेडिकल एंट्रेंस का भी एग्जाम है। सारा टाइम अगर तुम इन मछलियों के खाना खिलाने में निकालोगी तो पढ़ोगी कब? हम्म? पढ़ लूंगी मम्मी, आप टेंशन क्यों लेती हैं? मेरे नंबर कभी कम आए हैं? हाँ, इस बार 5 नंबर कम आए मैथ्स में। तनु, तुम समझती क्यों नहीं? मैंने और तुम्हारे पापा ने ये नर्सिंग होम तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हें ही संभालना है सब कुछ। मम्मी, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी। मैंने आप लोगों के कहने पर ये सब्जेक्ट तो ले लिया, पर मुझे तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है। प्लीज मम्मी। मैं बिना कुछ बोले गुस्से से अंदर चली गई। बेवकूफ लड़की है। फिर मुझे लगने लगा कि तनु पढ़ाई में कम समय दे रही है। जब भी वो घर में घुसती तो सबसे पहले एक्वेरियम की तरफ भागती, थोड़ा वक्त वहां गुजारती। अब मैं एक एक मिनट उस पर नजर रखती। परीक्षाएं हो गई, रिजल्ट आ गया, पर वो मेडिकल की परीक्षा में सिलेक्ट नहीं हुई। उफ, उस दिन कैसी महाभारत मची थी। गुस्से में लाल पीले रवि ने एक्वेरियम ही उठाकर पटक दिया। सहमी सी तनु रोती हुई कमरे में भाग गई और फिर टन टन टन, घड़ी ने टन टन करके 3 का घंटा बजाया तो मैं अतीत से वर्तमान में आ गई। उस बच्ची को दवा देने का वक्त हो गया था। इस तरह के सीरियस केस में मैं पूरी तरह नर्सों पर भरोसा नहीं करती। मैं खुद उस बच्ची के पास गई। जब मैं वहां पहुंची तो नर्स पहले से ही उसको दवा देने के लिए वहां मौजूद थी। मुझे देखकर मुस्कुरा कर बोली, मैम, मैं दे रही हूं दवा। मैंने उस लड़की की हार्ट बीट चेक की। आईसीयू से बाहर आई तो देखा उसकी माँ बिल्कुल भरी हुई आंखों से दीवार के सहारे कोने में खड़ी हुई थी और उसके पिता उसे घूर रहे थे। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची बच तो जाएगी ना? हाथ जोड़कर बड़े ही कातर स्वर में उसने मुझसे पूछा। मैं कुछ जवाब देने जा ही रही थी कि उसके पति जोर से चिल्लाए, अब क्या आंसू बहा रही हो? ये सब तेरे ही लाड प्यार का नतीजा है। सारा मान सम्मान मिट्टी में मिला दिया। अगर किसी मीडिया वाले को खबर लग गई तो सारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। मैंने ध्यान से देखा। चेहरे मोहरे से सभ्य संस्कारी पुरुष, लेकिन घृणा से ओतप्रोत। कृपया शांत हो जाएं, ये हॉस्पिटल है। मेरे केबिन में आइए, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। थोड़ी देर बाद वो दोनों मेरे केबिन में आकर बैठ गए। ये इकलौती बेटी है आपकी? मैंने बात की शुरुआत की। नहीं, इसका एक छोटा भाई भी है, उस महिला ने जवाब दिया। अच्छा, तो आप दोनों जॉब करते हैं? नहीं, सिर्फ मैं जॉब करता हूं और ये घर देखती है। ओ, तो मतलब दोनों बच्चों को पढ़ाना लिखाना ये सारी आपकी पत्नी की जिम्मेदारी है? नहीं नहीं, बचपन से ही मैंने इनको गाइड किया है। मेरी पत्नी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, इसीलिए सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है, लेकिन अब मेरे पास उन्हें देखने का वक्त नहीं है। ओह, अच्छा अच्छा, तब भी बीच बीच में तो आप उनको प्रेरित करते ही होंगे। जी हाँ, बिल्कुल करता हूं। अच्छा, तो क्या कहते हैं? यही कि उन्हें फर्स्ट आना है, बड़ी नौकरी करनी है, इंजीनियर बनना है। अरे आईआईटी में सिलेक्ट होगी तभी तो बड़ी इंजीनियर बनेगी। क्या वो भी यही चाहती है? अजी वो तो बेवकूफ है, नासमझ है, उसे अपने करियर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो आप काउंसलर हैं? नहीं, पर मैं जानता हूं। आप कुछ नहीं जानते हैं। आप कुछ नहीं जानते हैं। बच्चा भविष्य में क्या बनेगा या बनना चाहता है यह आप अपने नजरिए से देखते हैं। कभी उसके नजरिए से देखने की कोशिश की है आपने?
मिस्टर खन्ना, आत्महत्या का प्रयास कोई बहुत ही टूट कर करता है। अपने शरीर को पीड़ा देने का कृत्य करने के लिए भी कितना बड़ा कलेजा चाहिए। जो आत्महत्या करते हैं, इसके पीछे उनके अभिभावक जिम्मेदार होते हैं। आपकी पत्नी अकेली जिम्मेदार नहीं है। नहीं, मैं स्वयं को गुनहगार नहीं मानता। मैंने हमेशा इस बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी की है, लेकिन मेरी इतनी सी इच्छा है कि मेरे बच्चे कुछ पढ़ लिख कर बड़े अधिकारी बने। तो क्या ये गलत है? क्या ये बच्ची कभी फेल हुई है? नहीं, फेल तो नहीं हुई है जी, पर एक बार इसके नंबर कम आए थे। इन्होंने उसको बहुत डांटा था, बहुत बुरी तरह डांटा था, और ये भी कहा था कि 1 साल बाद तुम्हें आईआईटी में सिलेक्ट होना है। बहुत ही रुंधे हुए गले से उसकी मां बोली। मिस्टर खन्ना, आप कभी फेल हुए हैं? हाँ, एक बार। अच्छा, तो फिर आपके पेरेंट्स की क्या प्रतिक्रिया थी? देखिए, मुझे थोड़ा डर लग रहा था, इसीलिए मैं शाम तक बाहर टहलता रहा। हाँ, मैं मानता हूँ उस समय मेरी संगत अच्छी नहीं थी और मेरे 2 पेपर बिगड़ गए थे। जब मैं घर आया तो पिताजी ने मुझे बड़े ही प्यार से अपने पास बिठाकर समझाया। मुझे आज भी याद है, उन्होंने मुझसे कहा था, बेटा, पराजय की चोट खाकर ही आदमी दुगने उत्साह से विजय के पथ पर आगे बढ़ता है और उसमें उसे जरूर सफलता मिलती है। तुम अपनी असफलता को अपने ऊपर हावी मत होने दो, फिर प्रयास करो। मुझे उम्मीद है कि तुम सफल होगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह अच्छी शिक्षा के अभाव में तुम भी एक मामूली नौकरी पर गुजर करो। मैं चाहता हूं कि तुम एक बड़े ऑफिसर बनो। मेरी इच्छा पूरी करोगे ना? पिता की आंखों की उस कातर याचना को मैं आज तक नहीं भूला हूं, और फिर तो मैंने कभी पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। और देखिए, आज मैं इस मुकाम पर खड़ा हुआ हूं। तो मिस्टर खन्ना, आपने देखा कि आपके पिता ने भी आपके सामने सिर्फ अपनी इच्छा रखी थी, अपने सपनों को थोपा नहीं था। आप क्या पढ़ें, क्या बने, ये चयन उन्होंने आपके लिए छोड़ दिया था, है ना? वरना वो भी तो कह सकते थे ना कि तुम वकील बनो, कलेक्टर बनो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। लेकिन आज आज हम अपने सपनों को अपने बच्चों के जरिए पूरा करवाने में लगे हैं। आज ये हर घर की समस्या बन चुकी है। कंपटीशन में हर माँ बाप सुरसा की तरह मुंह फाड़े बेहतरीन रंगीन करियर के अंदर निवाले की तरह अपने बच्चों को ढकेल रहे हैं, बिना ये जाने समझे कि उनके बच्चे की इसमें रुचि है या नहीं। और जब बच्चा रेल की पटरी से कटता है या अपना जीवन समाप्त करता है, तो सारी जिंदगी माँ बाप एक दूसरे को कोसते हुए बिताते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं हम अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर? क्यों नहीं उन क्षेत्रों पर नजर दौड़ाते जिनकी हमारी देश को भी आवश्यकता है? कितनी ख्वाहिशें रखेंगे ये पेरेंट्स? ये ख्वाहिशें तो अंतहीन है। इलास्टिक वहीं तक खींची जानी चाहिए जहां पर वो टूट ना जाए। आवेश में मेरी आवाज कांपने लगी थी। मैं समझता हूं, लेकिन हम ही समझौता क्यों करें? क्योंकि ये आज के बच्चे की मांग है। उनका एक दायरा है, एक सोच है, एकाग्रता की एक सीमा है। वो वही कर सकता है जो ठीक समझता है। उसे जबरदस्ती ना करें। पराजय की पीड़ा से वो टूट जाएगा। आपकी बेटी ने भी आत्महत्या का प्रयास यूं ही नहीं किया होगा। कितनी बार टूटी होगी वो बेचारी अपने अंतर में। क्या महसूस किया है आपने? डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची को बचा लीजिए, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। मां गिड़गिड़ाई। देखा आपने, ये वही मां है जिसे आप कम पढ़ी लिखी बता रहे थे। अगर ये समय पर अपनी बुद्धि का उपयोग करके इसको यहाँ अस्पताल में नहीं लाती ना, तो आपकी बच्ची की सांसें अभी तक चल नहीं रही होती। थोड़ी देर खन्ना साहब चुपचाप बैठे रहे, फिर धीरे से बोले, शायद आप ठीक कहती हैं मैम। मेरे पिता पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन मेरी असफलता से ही मेरी सफलता को जोड़ दिया उन्होंने। और मैं आज का पढ़ा लिखा योग्य ऑफिसर पिता बनकर भी
अपनी बेटी की मन की व्यथा को नहीं समझ सका। अपनी इच्छा उस पर लादता गया। वो क्या बनना चाहती है ये जानने की कोशिश ही नहीं की। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची बच तो जाएगी ना? ये सवाल शायद एक पिता ने सच्चे दिल से पूछा था, क्योंकि तभी सावित्री बाई ने अंदर आकर कहा, मैडम जी, वो 5 नंबर वाली जो बच्ची है ना, उसको होश आ गया। मिस्टर खन्ना, भगवान ने आपकी पुकार सुन ली। अब आगे क्या करना है ये आप दोनों बेहतर समझते होंगे। ये कहकर मैं उठ गई। आईसीयू की तरफ जाते हुए मैंने अपनी मेज पर रखी तनु की तस्वीर पर आंखें टिका दी। पता नहीं मेरी बच्ची मुझे माफ कर पाएगी या नहीं। मेरी बेटी तनु, जिसके जीवन का लक्ष्य कुछ और था, लेकिन अपने नर्सिंग होम हमारे इस नर्सिंग होम के लालच में कि इसे कौन चलाएगा, मैं और रवि उसे डॉक्टर बनाने पर तुले हुए थे। क्रोध और डिप्रेशन में उसने अपना जीवन समाप्त कर लिया। काश हर माता पिता मेरी इस गलती से सबक लें। अपने आंसुओं को रोकते हुए मैं तेजी से आईसीयू की तरफ बढ़ी। एक बच्ची के प्राण बचाकर, उसके माता पिता को समझाकर मैंने शायद अपने प्रायश्चित का एक अंश कम कर दिया। तो ये थी मेरी कहानी प्रायश्चित। आशा करती हूँ आपको सब बहुत पसंद आई होगी, और कमेंट्स में आपके मैं पढ़ रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं अपनी दूसरी कहानी की ओर बढ़ना चाहूँगी, क्योंकि आप सबके कमेंट्स, आप सबकी प्रशंसा और तारीफ मैं बाद में उसका जवाब दूंगी। आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब पेश है मेरी दूसरी कहानी, परफेक्ट वुमेन। जब शिवानी के ससुर का स्वर्गवास हुआ था, उनका ऊपर का कमरा जो खाली था वो उसे काटने को दौड़ता था। पति अनुज, वो भी सुबह जब ऑफिस जाते थे तो शाम को ही लौटते थे। अब इस अकेले घर में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। कमरे के साथ अटैच्ड बाथरूम और किचन भी था। बहुत सोच विचार कर उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक किराएदार रख लें, और वैसे भी नोएडा के उस एरिया में बहुत अच्छा किराया मिल रहा था। तो उन्होंने किराएदार के लिए एक एडवर्टाइजमेंट लगा दिया। बस यही पढ़कर प्रिया आई थी। मुंह में च्युइंगम, चुस्त आधुनिक लिबास, हाई हील की सैंडल और इधर उधर दौड़ती हुई लापरवाह सी नजरें, बिल्कुल बिंदास। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में एग्जीक्यूटिव थी। देखिए, मेरी शिफ्ट्स में ड्यूटी रहती है, वर्किंग आवर्स भी फिक्स नहीं है, तो रात को अक्सर लेट हो जाएगा। और अगर आप लोगों को इस बात से कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ पहले ही बता दीजिए। मैं जहाँ पहले रहती थी उनको मेरी देरी से आने से प्रॉब्लम थी। यू नो दिस मिडिल क्लास मेंटालिटी, लड़की के लेट आने को सीधा उसके कैरेक्टर से जोड़ते हैं। प्रिया आंखें चढ़ाते हुए बोली। शिवानी के कान खड़े हुए। वैसे भी प्रिया शिवानी की उपस्थिति लगभग नकारते हुए सारी बातें अनुज से ही कर रही थी, और ये बात उसे अच्छी नहीं लग रही थी, जैसे वो कोई बात करने के लायक ही नहीं हो। जबकि शिवानी के हिसाब से तो लड़की होने के नाते प्रिया को सारी पूछताछ उससे करनी चाहिए थी। नहीं नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी ऊपर का एंट्रेंस अलग ही है। मुझे मेरी कार के लिए भी पार्किंग अरेंजमेंट चाहिए, मैं उसके लिए एक्स्ट्रा पे कर दूंगी, प्रिया बेपरवाही से बोली। शिवानी मन ही मन खुद से बातें कर रही थी। ओह, पैसे का बड़ा रौब है इसे, अकेली रहती है, देर से घर लौटती है, पिद्दी भर की छोकरी, अभी से कार चलाती है, और ऊपर से तेवर तो देखो। पता नहीं अनुज क्यों इस तेज तर्रार लड़की से इतने अच्छे से बातें कर रहे हैं। अरे चलता क्यों नहीं कर देते। वैसे भी ऐसी लड़की के रहने से मेरी चिंता कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी ही। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास है पार्किंग की जगह, एक कार की जगह आपको मिल जाएगी, और हमारे रूम के साथ में किचन भी है। वेल, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे कुकिंग नहीं आती है, मैं बाहर ही खाना खाकर आती हूँ। है
कैसी लड़की है, इतनी बड़ी हो गई और कुछ पकाना ही नहीं आता। अरे मेरी माँ ने तो 10वीं तक आते आते सब कुछ पकाना सिखा दिया था। क्या करेगी ये अगले घर जाकर। ऐसी ही लड़कियों के तलाक होते रहते। शिवानी की खुद से मन ही मन में बातें चल रही थी। शिवानी के नाक भौं सिकोड़ने के बावजूद अनुज ने सब कुछ तय कर लिया। शिवानी, क्या खराबी दिखती है तुम्हें इस लड़की में? पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है। अरे लेकिन देर रात तक बाहर रहेगी। अरे तो इसमें क्या है, काम है। और आजकल ज्यादातर मल्टीनेशनल्स में नाइट शिफ्ट रहती है, 24 घंटे काम चलता है। और फिर लड़के हो या लड़की, सबके लिए बराबर रहता है। मगर शिवानी आश्वस्त नहीं हुई। बस अभी अगर मगर छोड़ो, तुम्हारे छोटे शहर में होता होगा ये सब, पर यहाँ ये सब आम बात है। तुमने तो अपनी दुनिया बस इस घर की 4 दीवारी में ही समेट कर रखी है। कितनी बार कहा है कि समय के साथ खुद को बदलो, कुछ बाहर के, कुछ बैंक के काम सीखो तो मेरा थोड़ा बोझ हल्का हो। पर नहीं, और जो लड़कियां समय के साथ चल रही हैं उनमें तुम्हें कमियां नजर आ रही हैं। ये कहकर अनुज तो सो गए, पर शिवानी की आंखों में नींद अभी भी कोसों दूर थी। क्या जरूरत है बाहर के काम करने की, ये काम तो मर्दों के होते हैं। मैं क्यों सीखूं, घर भी संभालूं और बाहर भी देखूं, भला ये कोई बात हुई? अनमनी सी शिवानी लेट गई। प्रिया उनके घर शिफ्ट हो चुकी थी। उसका बिंदास बेपरवाह रवैया शिवानी की आंखों की किरकिरी बना हुआ था। अनजाने में ही पर उसकी आंखें और कान प्रिया के आने जाने की खबर रखने में लग गए कि वो कब आ रही है, कौन छोड़कर जा रहा है, क्या पहना है, वगैरह वगैरह वगैरह। प्रिया सब समझने लगी थी। शिवानी का ये रवैया उसे बुरा लगता था, पर वो उसे अनदेखा करके निकल जाती थी। शिवानी को लगता था कि प्रिया बहुत ही अक्खड़ है। एक दिन शिवानी रसोई में नाश्ता बना रही थी सुबह कि अचानक उसे जोर से अनुज के कहराने की आवाज आई। वो भागकर कमरे में गई तो उसने देखा कि अनुज बाथरूम में फिसल गए थे। उनकी कमर में बहुत जोर से दर्द हो रहा था, उठ भी नहीं पा रहे थे। किसी तरह सहारा देकर शिवानी ने उन्हें बिस्तर पर लेटाया। घबराहट में तो उसके दिमाग ने काम ही करना बंद कर दिया। कुछ सोच ही नहीं रहा था कि क्या करे। शिवानी, लगता है कोई सीरियस बात है, अस्पताल जाना पड़ेगा। अस्पताल जाने के लिए शिवानी जैसे ही ऑटो लेने घर से बाहर निकली, तभी प्रिया ऑफिस के लिए निकल रही थी। शिवानी के चेहरे पर परेशानी देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने पूछा, कोई प्रॉब्लम? तो शिवानी ने उसको सारी बात बताई। अरे तो इसमें वो ऑटो में कैसे जाएंगे ऐसी हालत में? 1 मिनट रुकिए, मैं उनको अपनी कार में ले चलती हूँ। बैक सीट पर वो लेटकर आराम से चले जाएंगे। उस वक्त शिवानी किसी किंतु परंतु की हालत में नहीं थी, इसलिए उसने प्रिया की बात मान ली। दोनों ने सहारा देकर अनुज को कार की बैक सीट पर लिटाया और अस्पताल चले गए। वहां जाकर पता चला कि अनुज को स्लिप डिस्क हुआ है। ये सुनकर तो शिवानी के हाथ पैर फूल गए। उसे तो ठीक से फॉर्म भरना भी नहीं आता था। हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटीज प्रिया बहुत ही आसानी से निपटा रही थी। जब पेमेंट करने की बात आई तो शिवानी को याद आया कि जल्दी में वो घर से ज्यादा पैसे तो लेकर ही नहीं आई। तो उसने प्रिया से कहा कि वो घर जाकर पैसे लेकर आती है। पर प्रिया बोली, घर जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट कर देती हूँ और बाहर लगे एटीएम से आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी ला कर दे देती हूँ, आपके काम आएंगे। शिवानी एकदम निरुत्तर खड़ी रही और प्रिया सारे अरेंजमेंट्स करती रही। कहाँ कैंटीन है, कहाँ फार्मेसी है, फिर सब कुछ शिवानी को समझाकर शाम को वापस आने का कहकर वो ऑफिस चली गई। शिवानी सन्न थी। जिस प्रिया के लिए उसके मन में जरा भी सम्मान नहीं था, जिसे वो आजकल की बिगड़ैल लापरवाह लड़की समझती थी, आज वही उसके लिए किसी देवदूत से कम नहीं थी। कितनी कुशल, जिम्मेदार, शांत, विनम्र। हजारों रुपए का पेमेंट कर डाला, 1 मिनट भी नहीं लगाया सोचने में। ऐसे तो कोई सगा रिश्तेदार भी नहीं करता। शिवानी
खुद को प्रिया के सामने एकदम बौना महसूस कर रही थी और उसके कानों में अनुज की बातें गूंज रही थी। शिवानी, कुछ तो बाहर के कामकाज सीख लो। कब तक मुझ पर निर्भर रहोगी? अरे बैंक तो छोड़ो, तुम्हें तो एटीएम तक ऑपरेट करना नहीं आता। कम से कम घर बैठे बैठे इंटरनेट तो सीख लो। आजकल बिल पेमेंट, बुकिंग सब उसी से हो जाते हैं। लेकिन अपनी घर गृहस्थी में रमी शिवानी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती थी। उसने तो अपने घर में अपनी माँ को घर का काम करते देखा था और पिताजी को बाहर का कामकाज संभालते देखा। इसी मानसिकता से पली शिवानी अपना खाली समय टीवी देखकर या पास पड़ोस में बैठकर गुजार लेती थी। आज उसे अनुज की बातों का गंभीरता से एहसास हो रहा है। अगर प्रिया ने समय पर साथ न दिया होता तो कैसे संभालती वो सब। जब तक अनुज हॉस्पिटल में थे, प्रिया सुबह शाम हॉस्पिटल आती, आते जाते बाहर से जरूरी सामान भी ले आती, अनुज की प्रोग्रेस पर नजर रखती, डॉक्टर से बात करती। अब तो डॉक्टर भी उसे ही जिम्मेदार समझकर सारी फीडबैक देते, क्योंकि शिवानी को तो कुछ समझ में आता नहीं था। हफ्ते भर बाद 2 महीने का बेड रेस्ट बोलकर अनुज को डिस्चार्ज कर दिया गया। उस दिन प्रिया ने अपने ऑफिस से छुट्टी ली, सारी मेडिकल फॉर्मेलिटीज पूरी की और उन्हें अपनी कार से घर ले आई। अनुज और शिवानी खुद को प्रिया का ऋणी महसूस कर रहे थे, पर प्रिया ने सब इतनी सहजता से बिना किसी गुमान के किया। 1-2 दिन बाद जब प्रिया ऑफिस से आ रही थी तो उसने देखा कि शिवानी बाहर थोड़ी परेशान थी। तो उसने पूछा, क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? वो बोली कि इनके मम्मी पापा इनको देखने आना चाहते हैं और उनके टिकट का रिजर्वेशन कराना है। मुझे तो इतनी घबराहट हो रही है कि मैं अकेले रेलवे स्टेशन जाऊंगी, वहां पर जाकर लाइन में खड़े होकर टिकट की बुकिंग कराऊंगी। मैंने पहले ऐसे कभी करा नहीं है, तो मैं बहुत घबरा रही हूँ। शिवानी की हालत देखकर प्रिया बोली, अरे इसमें घबराने की क्या बात है, ये तो कितनी छोटी सी बात है। असल में प्रिया, मैंने कभी घर के बाहर काम नहीं किया ना, और मुझे लगा कि इनके होते हुए मुझे ये सब सीखने की क्या ज़रूरत है। लेकिन पिछले दिनों जो कुछ बीता तो मुझे समझ आ गया कि मैं कितनी गलत थी। आजकल के न्यूक्लियर फैमिली के दौर में एक हाउसवाइफ की जिम्मेदारी सिर्फ घर में बैठकर रसोई संभालने से ही पूरी नहीं हो जाती, उसको बाहर भी काम आने चाहिए ना। अब ये बेड रेस्ट पर है और घर की गाड़ी थम गई है। आज मैं खुद को कितना असहाय, कितना असफल महसूस कर रही हूँ। मैं कोई कामकाज नहीं कर सकती बाहर का। प्रिया ने उसको समझाते हुए कहा, कोई परेशानी की बात नहीं है, और जिस काम के लिए आप बाहर जाने के लिए इतना परेशान हो रही हैं, वो काम तो घर में बैठकर इंटरनेट के माध्यम से भी हो सकता है, और वो भी बिना लाइन में लगे, और ये काम आप करेंगी। मैं? उसकी आंखें चौड़ी हो गई, मगर मुझे तो कुछ नहीं आता। देखिए, मैं आज आपको इस तरह के काम धीरे धीरे सिखाऊंगी, और आज से मैं आपको बाहर के सारे काम सिखा दूंगी, और इससे आप फिर कभी भी अपने आप को हीन या असफल या असहाय नहीं समझेंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? बोलो बोलो, क्या शर्त है प्रिया? वो आपको याद है, मैं पिछले महीने अपने घर गई थी कुछ दिनों के लिए। हाँ हाँ, असल में मेरी सगाई हो गई है। अरे वाह प्रिया, ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत बधाई हो। हाँ, लेकिन क्या है, सगाई तो अभी हो गई है, शादी अगले साल है। लेकिन अब मुझे ये सोच सोच कर पसीना आ रहा है कि शादी के बाद मैं घर कैसे संभालूंगी। कभी कुछ सीखा ही नहीं, और बिना कुछ सीखे जाने शादी कर ली तो मैं भी खुद को आपकी तरह असहाय, हीन और असफल महसूस करूंगी, है ना? तो बस शर्त यह है कि धीरे धीरे आप मुझे थोड़ा थोड़ा किचन का और घर का काम सिखा दीजिएगा, और मैं आपको बाहर के काम। इस तरह से हम दोनों हो जाएंगे परफेक्ट वुमेन, है ना? ये सुनकर शिवानी मुस्कुरा दी।
और सीखने सिखाने का ये सिलसिला जो उस दिन से जारी हुआ वो आज तक कायम है। और अब उस घर में एक हाउसवाइफ और एक वर्किंग वुमेन नहीं रहती, बल्कि रहती हैं दो परफेक्ट वुमेन। तो दोस्तों, ये थी मेरी लिखी हुई दो कहानियां, प्रायश्चित और परफेक्ट वुमेन, जो आज आपने सुनी मेरी जुबानी। एक बार फिर आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच से जुड़ने के लिए, और इस जो आपने इतने सुंदर यहाँ पर मेरे लिए कमेंट्स किए हैं, इन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बार फिर धन्यवाद करना चाहूँगी चेतना मंच, किस्से, कहानियाँ और कविताओं का, जिन्होंने मुझे एक बार फिर आज इस मंच पर आने का मौका दिया अपनी कहानी सुनाने के लिए। नमस्कार।